हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 लेजिस्लेचर। देखिए, लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। देखिए, 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट में। एक एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा जुडिशरी होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं, तीसरा लेजिस्लेचर होता है जिसमें सेंटर के अलग लेजिस्लेचर होता है, स्टेट का अलग होता है। सेंटर का होता है वो पूरे कंट्री के लिए कानून बनाता है, स्टेट का होता है वो स्टेट्स में अपने स्टेट में कानून बनाता है, लॉ बनाता है। अब लेजिस्लेचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है बाईकैमरल और एक होता है यूनिकैमरल। बाईकैमरल में 2 हाउसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा हैं। स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे यहाँ देश में, कंट्री में यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर में थी, वो अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। ठीक बात है, क्लियर है। और यूनिकैमरल क्या होता है? जिसमें केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, वहाँ सेकंड सदन नहीं है। क्लियर है ये बात? देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको विधानसभा कहते हैं हिंदी में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं हिंदी में। और पूरे वर्ल्ड में ही ऐसे 2 लेजिस्लेचर 2 ही ये फॉर्म होती है, एक बाईकैमरल, यूनिकैमरल। कहीं पे केवल एक ही मतलब हाउस होता है जो पूरे कंट्री के लिए कानून बनाता है, कहीं पे 2 होते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 को अडॉप्ट किया है, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ठीक है, देखो सेंटर पे एक पार्लियामेंट नाम का इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कंट्री के लिए कानून बनाता है। उसमें 2 सदन हैं, हाउसेज हैं, राज्यसभा, लोकसभा। और हमने ये सिस्टम क्यों अपनाया? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, डाइवर्स कंट्री था। उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने ये 2 सदन रखे हैं। ठीक है, तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसका मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसमें से हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। वो फिल कहाँ से होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। वो सदस्य जिसके स्टेट के सदस्य रिटायर हुए हैं, जिस स्टेट के मेंबर रिटायर हुए हैं, वही मेंबर्स 1/3 वो फिल हो जाते हैं। उतने ही मेंबर्स हर एक रेस्पेक्टिव स्टेट से आके ये वैकेंसी फिल करते रहते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखो, हमारा प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है पूरे कंट्री से। ये होते हैं सोशल साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड से। देखिए, सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, उसको आर्ट्स के फील्ड से हमने उठा के मेंबर ऑफ राज्यसभा बना दिया था। और हम इनको नॉमिनेट क्यों करते हैं? देखो, आप जानते हो हमारे जो मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, वो बातें अच्छी करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, पर दे आर लैकिंग टेक्निकल, मतलब जो स्किल्स होती हैं, दे आर नॉट गुड एट दैट। तो उस चीज़ को फिल करने के लिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन का मेंशन है कि ये मैकेनिज्म है कि ये जो कमी खामी इसको इस तरह से पूरा किया जा सकता है। 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब करते हैं लोकसभा की बात। लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है। हर 5 साल के बाद इसका री इलेक्शन होता है और हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। जो पार्टी विन करती है, देखो टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे ऑल इंडिया में, उनके ऊपर इलेक्शन होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम, हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टैंड करती है। जो विन करके जाता है, फाइनली वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद गवर्नमेंट बनाता है। तो ये होगी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसके अलावा 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब को लगे कि ये कम्युनिटी बराबर रिप्रेजेंटेड नहीं है पार्लियामेंट में, तो इन मेंबर को मतलब इस कम्युनिटी से 2 लोगों को नॉमिनेट करके लोकसभा में लाया जा सकता है। एंग्लो इंडियन का मतलब होगा कि आइदर ऑफ पेरेंट्स, मतलब या तो मम्मी या पापा वो इंग्लिश हों, मतलब उनमें से मम्मी या पापा में से एक
यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता हो, किसी से भी हो सकता है। अब पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है, हमारा एक लार्ज कंट्री है, इस लार्ज कंट्री में अब सभी लोग तो रूल नहीं कर सकते है ना, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए है कि जो पूरा सबके ऊपर रूलिंग कर सके। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारा कंट्री में पार्लियामेंट, और अगर कुछ भी गलत होता है तो लोग उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। वो कैसे, अगली बार 5 साल के बाद उनको जानना होता है। और उस टाइम भी ये हो सकता है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे उसके अगेंस्ट लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, उससे पहले भी उनको टाटा बाय बाय कहा जा सकता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म है, अकाउंटेबल है वो हमारे देश के लिए पार्लियामेंट, इसलिए और पूरे देश पर शासन चलाने के लिए ऐसी संस्था की ज़रूरत है। अब इसके जो फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन से होते हैं? देखिए, कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसके साथ ब्यूरोक्रेसी अटैच होती है। ब्यूरोक्रेसी का सीनियर ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, वो बिल ड्राफ्ट करता है, और वो बिल ड्राफ्ट करने के बाद उस मिनिस्ट्री को दिया जाता है। अगर उस मिनिस्ट्री को लगे कि उस बिल को पास करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, किस टाइम पे इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, वो हमारे मिनिस्टर्स का काम है। उस पर कानून बनाना है, लेजिस्लेट करना है। अगर वो बिल पास हो के एक्ट बन गया तो ब्यूरोक्रेसी उसके पॉलिसी को ड्राफ्ट करके इम्प्लीमेंट कर देगी। मतलब वो ब्यूरोक्रेसी असिस्ट करती है लेजिस्लेचर को देश को चलाने में मतलब उनको एक फॉर्मा दे देगी कि देखो ऐसी सिचुएशन है, वो मंत्री का मन है कि अगर वो चाहे तो बनाए कानून, नहीं तो नहीं बनाए। सेकंड है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इस अकाउंटेबिलिटी। देखिए, कंट्रोल, जिसके पास पावर होती है वो कभी भी मिसयूज कर सकता है, तो इसको बराबर डर रखना पड़ता है। तो इसको एग्जीक्यूटिव को मतलब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और ये अकाउंटेबल भी है, बात बराबर है। तो इसके पास पावर है काम को पूरा करने के लिए, इसको मिसयूज ना करे। तो ऐसे मैकेनिज्म हैं लाइक जो लोकसभा बैठती है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्ट्री से, क्या काम किया क्या नहीं किया, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होती है, वोट ऑफ थैंक्स भी होता है, ठीक है। ये ऐसे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, कितना कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये अपोजिट पार्टी पूछती रहती है ना बराबर, जो सेशंस चलते हैं, समर, विंटर एंड ऑटम, 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। थर्ड है फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर क्या है, सारा का सारा गवर्नमेंट के अर्निंग होती है वो टैक्सेशन के थ्रू होती है। टैक्सेशन, और देखिए जो गवर्नमेंट चाहे वो पुराने टैक्स को तो कम कर सकती है, उसको हटा भी सकती है, लेकिन नया टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट को एक बिल लाना पड़ता है, उसको पास करवा के प्रेसिडेंट के साइन करवा के एक्ट बनाना होता है। उसके बाद नया बिल, वो जो नया टैक्स लगाया जा सकता है। इतना आसान नहीं होता नया टैक्स लगाना। और फाइनेंशियल फंक्शंस में क्या है, देखिए एक बजट नाम की चीज़ होती है जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। उसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा लेखा जोखा जो पूरे साल वो गवर्नमेंट करने वाली है वो सारा लिखा होगा। वो इसलिए होता है कि गवर्नमेंट फंड को मिस स्पेंड या ओवर स्पेंड ना करे, तो पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। और बराबर ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, देखो ये यहाँ फंड अलॉट किया था, वो हुआ क्यों नहीं, अलॉट क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया वो फंड। ये एग्जीक्यूटिव के मैकेनिज्म को, पावर को चेक कर सकते हैं इस तरह से। जो पहले से ही कुछ प्लान होता है ना, अगर वो काम पूरा नहीं होता तो क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ये बात तो पता है कि हमारा एक डाइवर्स कंट्री है और हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो हर जगह से कैंडिडेट इलेक्ट होके आते हैं। वो अपने पूरे कंट्री के जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस सब की सब या रिलीजन का स्टेटस को, ये जो भी जब भी जैसी सिचुएशन होती है वहाँ पे रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में मिलती है। डिबेटिंग होती है उसके बाद, अगर कोई इश्यू होता है। देखिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स पे लिमिटेशंस हैं,
हमें राइट टू असेंबल पे लिमिटेशंस हैं, टाइम पढ़ने पे, राइट ऑफ मतलब स्पीच एक्सप्रेशन पे लिमिटेशंस हैं, हर जगह लिमिटेशंस हैं। तो और ये जो पार्लियामेंट बैठती है, यहाँ पे कुछ बोलो, किसी कंट्री के बारे में बोलो, किसी कुछ कहो, कोई लिमिटेशंस नहीं। लेकिन वहाँ भी होता है जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना पार्लियामेंट का, वो होता है वहाँ भी, सिविलाइज बात होती हैं, पर यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। देखिए यहाँ पे इसके अलावा इनके पास इस डिबेट की बात करेंगे, जो तीनों सेशंस होते हैं, समर, विंटर और ऑटम सेशंस, वहाँ पे ये पॉलिसी पर डिस्कशन करते हैं। अगर उसके बाद उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, क्या इंक्रीज़ करना है पॉलिसी में, ये सारी चीज़ें डिबेट डिस्कशन, ये जो फंक्शंस होता है इसके अंदर बात करी जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस के अंदर क्या होते हैं, देखो दोनों सदन होते हैं। जब ऑर्डिनरी बिल आता है तो दोनों की, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो तो दोनों की सहमति से पास किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस अकेला कोई भी सदन पास नहीं करेगा। फंक्शंस होते हैं ये सारे पार्लियामेंट के। इलेक्टोरल फंक्शंस क्या होगा, इलेक्शन की बात आ गई। अब उनका पहले तो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, लेकिन ये भी इलेक्ट करते हैं किसी को, ये जो सदस्य होते हैं वो किसको, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये सदन ही करते हैं। इसमें जो स्टेट के मेंबर भी ऐड होते हैं इलेक्शन में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस पौंडीचेरी एंड दिल्ली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस। उसके बाद जुडिशियल फंक्शंस की बात करते हैं। देखो जुडिशरी का काम को जुडिशरी करना, उसको करना चाहिए, पर ये पार्लियामेंट यहाँ पे इसका काम कर रही है। फॉर एग्जांपल जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनका रिमूवल का काम पार्लियामेंट करती है। इलेक्टोरल फंक्शन हो गए। उसके बाद पावर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पावर ऑफ राज्यसभा, देखो एक चीज़ और बता देते हैं इसके बारे में, राज्यसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ मतलब हाउस ऑफ स्टेट्स होता है। मतलब ये जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और उसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं लोकसभा को। देखो राज्यसभा की बात कर रहे थे हम, तो ये हाउस ऑफ स्टेट्स हो गया। तो कोई भी अमेंडमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट लिस्ट में कुछ उस पे कानून बनाना चाहती है स्टेट लिस्ट पे, तो राज्यसभा की सहमति के बिना नहीं कर सकती वो ऐसा। तो राज्यसभा के इससे कंसर्न करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर ऑल इंडिया सर्विस कोई क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस की तरह, तो वो काम केवल राज्यसभा ही करती है। अब और चीज़ें छोड़ो, लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, जो मतलब लोग, जनता उनको डायरेक्टली इलेक्ट करती हैं, तो उनके पास ज़्यादा पावर होंगी क्योंकि वो जनता के चुने हुए रूलर्स हैं। और राज्यसभा का यहाँ से जो स्टेट्स के मेंबर हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। तो ये बात हो गई लोकसभा में। लोकसभा के पास और भी ज़्यादा पावर होती है। जैसे मनी बिल के मामले में, जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड लोकसभा उसको राज्यसभा में भेज सकती है। राज्यसभा उसको 14 दिनों के बाद वापस दे सकती है। अगर नहीं दिया तब भी पास माना जाएगा। कोई रिकमेंडेशन दी, लोकसभा चाहे माने या ना माने, ठीक है। और लोकसभा के पास और भी, जैसे मेरे को यहीं पे इमरजेंसी लानी है, जैसे अभी इमरजेंसी चल रही है, तो मोदी जी ने घोषणा करी, वो लोकसभा कैबिनेट के लीडर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और लोकसभा में फॉर एग्जांपल और भी चीज़ें बताते हैं इसके बारे में आपको। लोकसभा में जैसे सेशन चल रहा होता है ना, तो हर एक मिनिस्ट्री जो एग्जीक्यूटिव होती है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फ्रांस से कोई एयरक्राफ्ट मंगवाया डिफेंस मिनिस्ट्री ने, तो राहुल जी पूछेंगे, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कि इसका बिल दिखाओ, इतना पैसा कहाँ गया, एयरक्राफ्ट आया कि नहीं, ठीक है। और भी ऐसे कई ऐसे मैटर हो सकते हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है, कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी के अगेंस्ट राहुल गांधी जी ने इनिशिएट किया था, उसके लिए कुछ मेंबर का
सहमति ज़रूरी होता है उसको इनिशिएट करने के लिए, स्पीकर को दी जाती है। अगर उसको स्पीकर को लगे कि इतने मेंबर की सपोर्ट है तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाई जा सकती है। अगर वो पास हो जाए तो सरकार डिसमिस हो जाती है और नया इलेक्शन होता है। और जो बिल जाते हैं, जैसे कुछ बिल ऑर्डिनरी होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से ही चेंज किए जा सकते हैं दोनों सदनों के, और कुछ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। कुछ में जैसे